नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ आज प्रोफेसर रवि कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। देश में जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, उसकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। रवि सर नमस्कार। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी ने आज ये कहा बिहार में कि मेरी विरासत तो आम जनता है और मैं इनके लिए ही काम करता हूँ। ऐसा लगा कि वो अरविंद केजरीवाल के दावे के पर कुछ सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है कि वो इस सवाल को साफ करे कि मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा? देखिए, हर पार्टी में जब किसी किसी नेता की पारी लंबी हो जाती है तब उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। भाई ये सवाल 2014 में नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं पूछा जा सकता था, 2019 में भी नहीं पूछा जा सकता था, क्योंकि जब वो दूसरी बार बन रहे थे। आपको ध्यान होगा कि जब 2019 के बाद में 2-3 साल बाद में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से ये पूछा कि भाई आप 2024 में 10 साल आपको प्रधानमंत्री बने हुए हो जाएंगे और आप क्या चाहते हैं? 10 साल बाद 10 साल काफी होते हैं किसी को प्रधानमंत्री के लिए। तो नरेंद्र मोदी का जवाब ये था कि मैं अलग धातु का बना हुआ हूं। मतलब सीधी बात ये थी कि मैं 2024 में और जब तक मौका मिलेगा तब तक मैं प्रधानमंत्री पद के लिए दावा अपना पेश करता रहूंगा। तो उन्होंने ये कह के अगर वो सवाल का जवाब कुछ और देते तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके उत्तराधिकारी के सवाल को लेकर चर्चा शुरू हो जाती या मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती। उनके आलोचक तो वो चर्चा शुरू कर ही देते। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब 2014 की चुनावी मुहिम चल रही थी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, खासतौर से नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और यशवंत सिन्हा, ये सब लोग ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और उसको एक गठजोड़ सरकार बनानी पड़ेगी। कांग्रेस की पराजय के बारे में सब लोग सुनिश्चित थे कि कांग्रेस की पराजय होगी, लेकिन भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये किसी को कोई नहीं मानता था। खुद मोदी जी को ये उम्मीद नहीं थी। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग मेरे नाम पे वोट तो दे रहे हैं, अब देखिए कितनी सीटें आती हैं, कितने वोट। उनको भी ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनको मिल गया पूर्ण बहुमत। तो भाजपा के अंदर उनके प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखने वाले कुछ लोगों को चुप होना पड़ा। पूर्ण बहुमत मिल जाने के बावजूद भी कुछ दिनों तक ये लोग इंतजार करते रहे। जो प्रधानमंत्री पद के दूसरे दावेदार हैं पार्टी के अंदर, वो इंतजार करते रहे। और जैसे 2015 में जैसे ही दिल्ली के चुनाव में और बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, वैसे ही मार्गदर्शक मंडल की तरफ से पत्र लिख दिया गया और पत्र के लिखे जाने से इसके पीछे अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी में खासी भगदड़ मच गई। अभी मार्गदर्शक मंडल भाजपा में एक अलग सी चीज है, तो नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल है मार्गदर्शक मंडल में। तो और इसकी कभी कोई चाय के ऊपर भी आज तक बैठक नहीं हुई है। तो अगर 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने असाधारण जीत न हासिल की होती तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवालिया निशान लग जाता। नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे लगे कि वो बहुत पूरी तरीके से भाजपा का नेतृत्व उनके हाथ में है। जो नोटबंदी थी, नोटबंदी भी एक ऐसा कदम थी। वो कुछ बड़ी और धमाकेदार चीज करना चाहते थे, इससे लगे कि वो सब चीजें उनके 2016 में नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी की, फिर 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2019 से ठीक पहले उनके नेतृत्व को चुनौती दी राम मंदिर के सवाल पर। नरेंद्र मोदी ने उस चुनौती का भी मुकाबला किया। तो नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के भीतर चुनौतियां मिलती रही हैं, लेकिन 2019 का चुनाव जीतने के बाद उन्हें कोई चुनौती नहीं प्राप्त हुई। आप पहले 2014 से 2019 तक देखिए, इन 5 सालों में उनको कई बार चुनौती देने का उपक्रम किया गया। फिर 2019 के बाद जब उन्होंने दोबारा भाजपा ने 303 सीटें प्राप्त कर ली और 349 सीटें एनडीए ने प्राप्त कर ली, उसके बाद उन्हें कोई चुनौती नहीं दी गई। ये स्थापित हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा फायदेमंद सौदा है जो जब वो वोट के मैदान पे वोट के संघर्ष में उतरता है ऐसा व्यक्ति, तो भाजपा को कुछ अतिरिक्त वोट उससे प्राप्त होते हैं।
ये चीज साबित हो गई। तो पिछले 5 साल में उनको कोई चुनौती नहीं प्राप्त हुई। अब फिर से चुनौतियों की बात होने लगी। ये सवाल ही उठ जाना कि हमारी विरासत क्या है, कौन इस विरासत का उत्तराधिकारी होगा, क्या होगा। दबे स्वरों में बात होती है कि भाई मोदी के बाद योगी का नंबर है, कि मोदी के बाद अमित शाह का नंबर है, और अमित शाह और योगी के बीच के जो मतभेद हैं वो सब जग जाहिर हैं। ऐसी बात नहीं है कि गृह मंत्री में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में बड़ा जबरदस्त तालमेल हो, ऐसी बात भी नहीं है। तो इस तरीके से पूरी बात चलती है और ये सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। ये जो आपने बात कही कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कुछ वोट मिलते हैं, तो क्या मोदी फैक्टर को इस चुनाव में भी हम प्रभावित देख पा रहे हैं? ये सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा है, लेकिन हर चरण गुजरने के साथ क्या इस पे और स्पष्ट होता जा रहा है कि वो उतना नहीं, प्रभावित नहीं है? मेरा कहना है कि ये मोदी के नाम पर वोट मिलते हैं, इस चीज को स्थापित करने में रेटिंग एजेंसियों की काफी भूमिका है। रेटिंग एजेंसियां हर बार पूछती हैं कि प्रधानमंत्री पद का सबसे लोकप्रिय नाम कौन सा है, उसमें मोदी जी सबसे आगे दिखते हैं उसके अंदर। फिर इस चीज को साबित करने के लिए उन विधानसभा चुनावों में जहां भाजपा चुनाव हार जाती है, वहां भी ये दिखाया जाता है कि मोदी जी ने जहां प्रचार किया था वो वहां पे देखिए ज्यादा वोट मिल गए। मोदी जी ने कर्नाटक के शहरों में प्रचार किया था तो कर्नाटक के शहरों ने जो है ना बचा लिया भाजपा को, वरना भाजपा की और भी वहां दुर्गत होती। तो इस प्रकार मीडिया और रेटिंग एजेंसियां मिलकर उन्होंने इस पूरी माइथोलॉजी का निर्माण किया है। और ये माइथोलॉजी 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा ख्याल है कि अब पांचवें दौर के मतदान होने तक इसकी पूरी तरह पोल खुल चुकी है। भाजपा को एक एक सीट के लिए हर जगह प्रबंधन करना पड़ रहा है, और मोदी की जो तथाकथित लोकप्रियता है उसका कभी एक मुकम्मल ऑडिट नहीं हुआ है। आखिरकार वो लोकप्रिय हैं तो कहां लोकप्रिय है, कहां लोकप्रिय नहीं है, कहां कितने लोकप्रिय हैं। और जो कर्नाटक के अपने साथी हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं जो शास्त्री जी। हाँ हाँ, शास्त्री जी, संदीप शास्त्री, उन्होंने जो इंडिया इंटेलिजेंस सेंटर में अपना प्रेजेंटेशन किया था, उसमें उन्होंने इसी बात को उन्होंने उठाया था, और बिल्कुल उनकी आंकड़ागत अध्ययन था उनका। इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह राहुल गांधी की जो औसत लोकप्रियता है, ऐसे कई प्रांत हैं राहुल गांधी देश में अपनी औसत लोकप्रियता से ज्यादा लोकप्रियता रखते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मामला इतना सरल नहीं था, लेकिन पूरे पूरे चुनाव के मैदान को मोदी के लिए एक तरफा बना देने के लिए ये एक पूरा, मैं मानता हूं, एक पूरा डिस्कोर्स चलाया गया है, और इस डिस्कोर्स को बहुत ही चतुराई के साथ चलाया गया है। अच्छा, फिर ये भी एक तथ्य है कि मोदी जी इस तरह का 2014 से ही नारा दे रहे हैं। पहले उन्होंने नारा दिया कि आप अगर कमल बटन दबाएंगे तो आपका वोट सीधा मुझे मिलेगा। तो 2019 के चुनाव में भी ये बात लगातार जारी रही, मोदी ही सबके केंद्र में रहे। उसके 2024 में तो जिसके कहते नहीं, उसकी पराकाष्ठा हो गई। और ये पराकाष्ठा क्यों हुई है? पिछली जो विधानसभा चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, उसमें मोदी ने अपने आप को पूरी तरह केंद्र में रखा। संयोग से और कांग्रेस की कमजोरियों से और रणनीतिक गलतियों से राजस्थान में भी भाजपा जीत गई, मध्य प्रदेश में भी भाजपा जीत गई, केवल तेलंगाना में भाजपा हारी, और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा जीत गई। तो इन 3 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद में मोदी जी को पूरा विश्वास हो गया कि वो वही भारतीय जनता पार्टी के घोषित और अघोषित खुदा हैं, और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे के नाम पर, उन्हीं की हस्ती के इर्द गिर्द पूरा चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और इसी हिसाब से उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जो पूरी तरह मोदी केंद्रित है। देखिए, तभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि वो मोदी को अन्य पुरुष में बात करते, मोदी ऐसा कर रहा है, मोदी ऐसा करेगा, मोदी आपका है, मोदी आपके साथ खड़ा हुआ है, मोदी ने ऐसा किया। खुद अपने मुंह से ही मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी भी मोदी लेता है, इस तरह की बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी। तो जो अपने मुंह से एक एक भाषण में वो 46 50 बार मोदी शब्द का उच्चारण करते थे, नरेंद्र मोदी करते हैं, तो जाहिर है कि एक ऐसा व्यक्ति है, तो और उसकी उम्र भी बढ़ रही है। अब वो 73 साल के हैं, 2025 में जाके वो 75 साल के हो जाएंगे, तो लगातार उम्र भी बढ़ रही है। तो इस तरह के सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है। हालांकि मीडिया के चैनलों में, खासतौर पे यूट्यूब के चैनलों पे इस तरह की चर्चा होती है कि अगर भाजपा की सीटें कुछ कम रह गई तो क्या होगा? क्या आपको भी लगता है कि कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि नरेंद्र मोदी पीछे हट के भाजपा के किसी और नेता को आगे कर दें? हालांकि ये बहुत ही काल्पनिक प्रश्न है, फिर भी। देखिए, मैं तो
मैंने इसके ऊपर सोचा है और मेरी एक व्यवहारिक किस्म की राय है। मैं ये मानता हूं कि मोदी जी की सीटें अगर भाजपा की अगर 250 के आसपास सीटें आई और 245 भी आई, 240 भी सीटें आई, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और नरेंद्र मोदी फिर एक गठजोड़ सरकार चलाएंगे। उसके लिए जो भी समझौते करने होंगे वो करेंगे, जो लचीलापन दिखाया जाना होगा दिखाएंगे। और मैं इस बात को इस तरह कहता हूं, नरेंद्र मोदी के अंदर से एक अटल बिहारी वाजपेयी पैदा होगा और वो फिर उस तरीके से अटल जी चलाते थे सरकार, उससे मिलती जुलती सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। शैली अलग होगी जाएगा। लेकिन अगर ये सीटें भाजपा की घट के 210 रह गई, यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 90 कम हो गई, तब फिर मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री की दावेदारी मोदी जी की मुश्किल हो जाएगी, कामयाब। कोशिश वो तब भी करेंगे, सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, कोशिश तो वो आखिरी दम तक करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए भाजपा 210 सीटें हो जाती हैं भाजपा की, तब भी भाजपा ही सबसे बड़ा दल होगी, तो उसको सरकार बनाने का मौका भी मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया सकता है कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए, तो मोदी जी फिर भी कोशिश करेंगे पूरी। लेकिन फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो सारी परिस्थिति की लगाम अपने हाथ में ले लेगा। फिर संघ तय करेगा कौन क्या होगा। देखिए, अगर मोदी को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो संघ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसी तरह चलता रहा। जैसे जैसे स्पष्ट बहुमत से नीचे आएगा ग्राफ, वैसे वैसे भाजपा की लगाम और मुख्यमंत्री पद का फैसला जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में चला जाएगा। क्योंकि जो तमाम संगठन मंत्री हैं, अभी भी कितना भी भाजपा संघ से आजाद हो गई हो, तब भी बहुत सारे प्रचारक ही भाजपा का कामकाज देखते हैं। जो छठे चरण का चुनाव होने वाला है, खासतौर पे हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के संदर्भ में मैं सवाल करना चाहूंगा। वहां भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? नहीं, पंजाब का चुनाव तो 1 तारीख को होगा, वो तो 7वें चरण में होगा पंजाब का चुनाव। और पंजाब के चुनाव में वही से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट प्राप्त नहीं होगी। उसकी वजह है कि देहातों में पंजाब के भारतीय जनता पार्टी का बहुत भयानक विरोध है। वहां पर लोग घुसने नहीं दे रहे हैं उनको, वहां पर भाजपा की बहुत बुरी हालत है पंजाब में। जो प्रणीत कौर हैं, जो उनकी महाराजा पटियाला की अमरिंदर सिंह की पत्नी है, हाँ, वो भी उनका चुनाव भी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि 2 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब से जीती थी, भारतीय जनता पार्टी उन 2 सीटों को पुनः जीत पाएगी। सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बट जाएंगी। ये बात हम लोग अभी से पहले से ही इस बात को सुरक्षित रूप से कह सकते हैं। अब आइए आप दिल्ली के और हरियाणा के चुनाव पर। मेरा मानना है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम 1 सीट हार सकती है और अगर माहौल ठीक विपक्ष के पक्ष में गया तो 2 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार सकती है। लेकिन अभी ये कहने के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भाजपा दिल्ली में काफी शक्तिशाली है। इस बात की भी संभावना है कि एक बार फिर से वो 7 सीट जीत जाए। इस बार जो जीत का अंतर होगा वो कम होगा, वो जीत सकती है। और चूंकि उन्होंने 6 सीटों पे उम्मीदवार बदल दिए हैं भाजपा ने, इसलिए स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी भी कम है। केवल मनोज तिवारी ही रह गए हैं पुराने उम्मीदवारों में, बाकी 6 तो उन्होंने नए उम्मीदवार ले आए भाजपा। हरियाणा में वास्तव में एक जबरदस्त रण होगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो है मुश्किलों का सामना कर रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 11 में से 11 सीटें, 10 सीटें हरियाणा में, 10 सीटें, हाँ 10 में से 4 सीटें जरूर हारेगी इस बार हरियाणा। दिल्ली के चुनाव को मैंने ये नोटिस किया कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से अपने ऊपर जनमत संग्रह जैसा बनाने की भी कोशिश की है। वो बार-बार ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग जिता देंगे तो मैं 2 को जेल नहीं जाऊंगा। तो क्या इसका असर पड़ सकता है उन वोटरों पे? एक सुचिंतित रणनीति है। केजरीवाल सारा काम बहुत सोच समझ के करते हैं। केजरीवाल बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही थॉटफुल, यानी बहुत ही सोच समझ के सारा काम करते हैं। केजरीवाल
जानते हैं कि विधानसभा में कौन लोग उन्हें जिताते हैं। विधानसभा में दिल्ली का जो निचला तबका है, यानी कम आमदनी वाला तबका है, वो केजरीवाल को अपना नेता मानता है और वो जम के वोट देता है। भाजपा को वो वोट मिलता नहीं है, ना कांग्रेस को वो वोट मिलता है, केजरीवाल का वोट है वो। लेकिन लोकसभा में वो वोट कम मिलता है आम आदमी पार्टी को, वो चला जाता है वोट नरेंद्र मोदी के पास, ये मान के कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल तो बन नहीं सकते मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, केवल नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इस बार कोशिश इनकी ये है कि वो जो निचला तबका है, कमजोर तबका है, कमजोर आमदनी, कम आमदनी वाला तबका है, ये भाजपा में जो चला जाता है, वो थोड़ा बहुत उसका एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी में रह जाए। अच्छा, इससे एक सीन ये भी बनता है कि पहली बार दिल्ली में गठजोड़ होकर चुनाव हो रहा है। अभी तक 2 चुनावों में कोई गठजोड़ नहीं था भाजपा के खिलाफ, तो अल्पसंख्यक वोट बढ़ जाया करता था। कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो जो अल्पसंख्यक वोट विधानसभा में एक तरफा केजरीवाल को मिलता था, वो कांग्रेस को ज्यादा बड़े पैमाने मिलता था, तो आम आदमी पार्टी 2019 में तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो इस बार वो अल्पसंख्यक वोट बटेगा नहीं, वो सबको, वो विपक्ष, भाजपा विरोधी विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से मिलेगा। तो अगर आम आदमी पार्टी गरीब तबके के वोट का एक बड़ा हिस्सा भाजपा में जाने से रोक सकती है, अरविंद केजरीवाल रोक सकते हैं, और अल्पसंख्यक वोट भी एक साथ पड़ता है, तो फिर बहुत कड़ी टक्कर देगा इंडिया गठबंधन भाजपा को। उड़ीसा में कल एक घटना हुई जिसमें कि संबित पात्रा ने गलती से ये कह दिया कि, गलती से या जानबूझ के या भक्ति में डूब कर कह दिया कि जो भगवान जगन्नाथ है वो भी मोदी जी के भक्त हैं। बाद में उन्होंने माफी मांगी कि मैं ये नहीं कहना चाहता था, सेंटेंस गलत निकल गया। मेरा सवाल ये कि क्या इस तरह, अगर चुनाव नहीं चल रहा होता संजय, तो माफी नहीं मांगते। क्या इस तरह की घटनाओं का कोई असर पड़ता है चुनाव पे? बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ेगा इस घटना का। देखिए, चुनाव से पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो चंपत राय ने नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार कहा था। उसके बाद चुनाव से ठीक पहले साक्षी महाराज ने नरेंद्र मोदी को ईश्वर का अवतार कहा। तो नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार कहा गया, सार्वजनिक मंचों पे कहा गया, जिम्मेदार लोगों ने उनको कहा। न तो नरेंद्र मोदी ने इस पर आपत्ति की, न भाजपा के किसी प्रवक्ता ने आपत्ति की, न किसी पत्रकार ने इसके ऊपर सवाल उठाया, न किसी चैनल में ये इस बात पे चर्चा हुई कि ये वाहियात बातें क्यों हो रही हैं। नरेंद्र मोदी चाहते तो कह सकते थे कि आप ये वाहियात बातें, भाई नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री बन के आए, तो लोग उनका पैर छूने के लिए झपटते, तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेरे पैर न छुए जाए, मैं पैर नहीं छुड़वाना चाहता हूँ। उनके पैर छूने लोगों ने बंद कर दिए, अब लोग केवल नमस्ते करते हैं उनको। उन्होंने कई तरह के निर्देश दिए नरेंद्र मोदी ने कि भाई इस तरह मत कीजिए आप। तो नरेंद्र मोदी ये कह सकते थे कि मुझे भगवान बताने की जरूरत, मुझे देवता या भगवान बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो जनता का सेवक हूं, मैं मनुष्य हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी इसका पूरा मजा लेते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरह की एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते थे, एक ऐसे चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में प्रकट करना चाहते थे कि वो जहां जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, मतलब केवल उनके प्रभाव मंडल के कारण। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब चुनाव चल रहा है और उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र में आता नहीं है, थोड़ा सा हटके है उड़ीसा। तो वहां पे संबित पात्रा बहुत ज्यादा बोलने वाले, और आप तो जानते ही हैं संबित पात्रा किस प्रवक्ता के तौर पे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, क्या उनका रवैया था, क्या उनका लहजा था। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ को भी मोदी भक्त बता दिया। जो ऐसे ही, और जब मोदी भक्त उन्होंने बताया, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने तुरंत उनकी समझ में आ गई और उन्होंने फौरन संशोधन किया हो, क्षमा मांगी हो। उन्होंने तब संशोधन किया, तब क्षमा मांगी, जबकि नवीन पटनायक ने एक्स के ऊपर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उसके ऊपर इस बात पे आपत्ति की। तब उनको लगा संबित पात्रा को कि ये गड़बड़ हो गई है, और वो पूरी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार केवल वो 25,000 वोटों से हारे थे। इस बार अरूप पटनायक को नवीन पटनायक ने उनके खिलाफ खड़ा किया है, जो बहुत वरिष्ठ पुलिस अफसर रह चुके हैं। तो अगर संबित पात्रा इस बार चुनाव जीत सकते थे, मेरा मानना है, अगर वो इस बार चुनाव नहीं जीते तो इस घटना का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। आज फिर से प्रशांत किशोर, जो कि जाने माने चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है
और मुझे उनके इंटरव्यू को या उनके आकलन को सुनते हुए वही लगा कि जो हमारे कॉलेज में एक भाजपा समर्थक साथी कहते हैं कि दक्षिण में कुछ मिल जाएँगी चीज़ें, कम हो रही हैं पर उतनी कम नहीं हो रही हैं। इस तरह के विश्लेषण को हम कैसे देखें? क्या प्रशांत किशोर कुछ और भी खेल कर रहे हैं, उन्हें उतारा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थोड़ी बैटिंग कर दें? देखिए, अब ये सब बातें कहना बहुत आसान होता है कि वो भारतीय जनता, अब इसमें क्या है कि प्रशांत किशोर का इस पूरे चुनाव में उनका कोई अपना दांव तो है नहीं। उन्होंने अपने कोई उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। अच्छा, इससे पहले उन्होंने जो अपना राजनीतिक मंच बनाया था प्रशांत किशोर ने, हैं, उस मंच के नाम पर मंच की तरफ से उन्होंने बिहार में यात्राएं की और बहुत जगह उन्होंने कार्यक्रम किए, अपनी बातें उन्होंने कही, ये सब उन्होंने कहा। उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा पत्रकारों ने, और जो मैंने खुद भी टीवी पे सुना उनसे पूछते हुए, उन्होंने पूछा कि भाई आपके इन कार्यक्रमों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, ये पैसा आपके पास कहां से आया? तो उन्होंने बताया कि जो लोग चाहते हैं कि मेरे ऐसा व्यक्ति राजनीति में आए, वो मुझे फाइनेंस कर रहे हैं। अब वो लोग कौन है इसके बारे में उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमें मुझे सवाल का जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है, जो लोग मुझे मेरे ऐसा व्यक्ति राजनीति में आए चाहते हैं वो, और मैं एक लंबी दूरी का घोड़ा हूं, मैं कोई शॉर्टकट नहीं करना चाहता हूं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि भाजपा नरेंद्र मोदी के प्रभामंडल में कमी आई है, मंद हुआ है, वो ब्रांड वैल्यू उनकी कम हुई है। ये वो खुद भी कहते हैं, प्रशांत किशोर भी कहते हैं, मतलब ब्रांड इज ऑन डिक्लाइन बोलते हैं ये सब। लेकिन वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार सकती है और जनता भारतीय जनता पार्टी को दंडित कर सकती है, ये मानने के लिए अभी तक वो तैयार नहीं। मेरा कहना है कि जनता की नाराजगी स्पष्ट है सरकार के खिलाफ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं किसी भी वक्त ये कहने के लिए तैयार हूं कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी की सरकार से और नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है। सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उस नाराजगी की मुख्य तौर पर दो प्रकृतियां हैं। एक प्रकृति ये होती है नाराजगी की, है कि भाई लोग नाराज हैं और बड़बड़ा के, गुस्से में बड़बड़ा के चुप रह जाएंगे और यथास्थिति को कायम रखेंगे। दूसरा ये है कि लोग नाराज हैं और वो उस नाराजगी के आधार पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोनों का मिला जुला रूप भी हो सकता है। कहीं उस तरह की नाराजगी होगी, निष्क्रिय नाराजगी होगी, कहीं सक्रिय नाराजगी होगी, एक ये रूप भी हो सकता है। लेकिन अगर निष्क्रिय नाराजगी हुई तो नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाएगी, उन्हें बहुमत प्राप्त हो जाएगा। अगर सक्रिय नाराजगी हुई तो नरेंद्र मोदी 200 के आसपास आ जाएंगे, और अगर दोनों की मिलीजुली नाराजगी हुई तो खींचतान मचेगी। दोनों की मिली-जुली ज़्यादा दिख रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वोटर हो वोटिंग सकता है, ऐसा परसेंटेज कम है। हो सकता है। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। जी। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।